हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। सो बेसिकली ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो हम यहाँ पर फटाफट सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेंसर फ्लो। सो टेंसर फ्लो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। ये कंप्रेहेंसिव सेट्स ऑफ टूल्स को प्रोवाइड करता है फॉर बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड डिप्लॉइंग देम। और बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाने वाला फ्रेमवर्क है। यहाँ पर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को भी बिल्ड और ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि इसको फास्ट बनाता है। नेक्स्ट, ये एक पावरफुल टूल बॉक्स की तरह है जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड और ट्रेनिंग देने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें केरास के बारे में। केरास एक हाई लेवल एपीआई है जो कि टेंसर फ्लो के टॉप पर वर्क करता है, यानी कि टेंसर फ्लो के साथ सपोर्टिव नेचर में वर्क करता है। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क, मेकिंग इट यूज़र फ्रेंडली फॉर बिगिनर्स। सो बेसिकली ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली एपीआई है, जिसकी हेल्प से जिससे ज़्यादा मशीन लर्निंग की मैथमेटिक्स नहीं भी आती हो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। विद केरास कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद मिनिमल कोड। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कम कोड में भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, और बेसिकली केरास न्यूरल नेटवर्क्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें पाईटॉर्च के बारे में। सो पाईटॉर्च इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज़ बेस्ड ऑन टॉर्च लाइब्रेरी। सो पाईटॉर्च कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक स्मॉलर पार्ट है जो कि टॉर्च लाइब्रेरी पर बेस्ड है। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, जो कि फेसबुक के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, और पाइथन में इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी के लिए यूज़ की जाती है। High level features which are provided by PyTorch are as follows. With the help of GPU, it gives tensor computing with strong acceleration. So tensors basically यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम लोग PyTorch के अंदर और TensorFlow लाइब्रेरी के अंदर यूज़ करते हैं. It provide deep neural network which is built on tab based auto differential systems. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ पाईटॉर्च के बारे में। सो पाईटॉर्च बेसिकली 2016 में रिलीज़ की गई थी, और ये एट दैट टाइम फेसबुक के द्वारा ऑपरेट की जाती थी, जो कि करंट में मेटा है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से कैफ़े 2 में जो हमारा पाईटॉर्च का जो मॉडल होता था उसे कैफ़े 2 में कन्वर्ट करने में, जो कि कन्वोल्यूशनल आर्किटेक्चर फॉर फास्ट फीचर एम्बेडिंग मॉडल होता है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। सो माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक इन्वेंटेड ओपन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज ONX, जहाँ पर सिंपली जिसका काम था फ्रेमवर्क्स के बीच में मॉडल्स को ट्रांसफॉर्म करना। नेक्स्ट हम बात करें कि पाईटॉर्च का यूज़ क्यों करना चाहिए। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट पाईटॉर्च। सो पाईटॉर्च इज अ डायनेमिक लाइब्रेरी मीन्स अ फ्लेक्सिबल लाइब्रेरी, एंड यू कैन यूज दैट लाइब्रेरी एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड चेंजेस। एट प्रेजेंट इन केकल कॉम्पिटिशन इट इज़ कंटिन्यूसली यूज बाय फिनिशर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें फीचर्स ऑफ पाईटॉर्च के बारे में। हमारा फर्स्ट फीचर है सिंपल इंटरफेस। पाईटॉर्च काफ़ी सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये विंडोज़, लिनक्स और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़ करने में काफ़ी आसान होती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड फ्रंट एंड। सो बेसिकली पाईटॉर्च काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और काफ़ी ईजी टू यूज़ होती है। नेक्स्ट है C++ फ्रंट एंड। बेसिकली इसका फ्रंट एंड C++ में लिखा गया है, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस और लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टूल्स एंड लाइब्रेरी। तो यहाँ पर एक रिच इकोसिस्टम ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है नेटिव ONXS सपोर्ट। सो हमने भी ऊपर बात की थी ONXS, जो कि फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इन्वेंट किया गया था फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स। सो यहाँ पर उसका सपोर्ट हमें मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट इज क्लाउड पार्टनर। सो बेसिकली दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ पाईटॉर्च, और यहाँ पर एक कोड का एग्जांपल है कि किस तरह से आप पाईटॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाईटॉर्च को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं वो बताया हुआ है यहाँ पर। बेसिकली एक्स के अंदर 5 टाइम्स 1 प्रिंट होकर के एरे चली जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या है कि उसी जो नंपाई एरे थी उसको हम लोगों ने टॉर्च, जो कि उसका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट हम लोग जब लास्ट में प्रिंट एक्स एंड वाई करते हैं, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट वाली एक्स में प्रिंट होगा 1111 5 टाइम्स, एंड वाई में हमारा प्रिंट होगा 222, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर np.add फंक्शन की हेल्प से 1 से वैल्यू इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टाइल ट्रांसफ़र के बारे में। सो स्टाइल ट्रांसफ़र को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाऊंगा। सो आपको बेसिकली देखकर समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट में एक कैट का इमेज दिया है, नेक्स्ट में हमने कुछ स्टाइल इमेजेस दिए, और थर्ड में हमारा जो आउटपुट आया है वो दोनों को मिक्स करके एक आउटपुट आया है। सो यही होता है स्टाइल ट्रांसफ़र। यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टाइल ट्रांसफ़र इन्वॉल्व अप्लाइंग द आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ वन इमेज टू द कंटेंट ऑफ अनदर। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग दो इमेजेस को मिक्स करके, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक स्टाइल को एक इमेज के अंदर ला करके उसको एक आउटपुट के रूप में हम बताते हैं। इट यूजेस डीप न्यूरल नेटवर्क टू एक्सट्रैक्ट एंड कंबाइन फीचर फ्रॉम बोथ द स्टाइल एंड कंटेंट इमेजेस। सो यहाँ पर हम लोग डीप न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसके किसी भी इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। इम्प्लीमेंटेशन यूटिलाइज प्री ट्रेंड CNN मॉडल फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, एग्जाम्पल VGG19, डिफाइन ए लॉस फंक्शन। सो इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी भी CNN प्री ट्रेंड मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक लॉस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। देन आउटपुट जो आएगा वो हमारा एक न्यूली जनरेटेड इमेज होगा, जो भी हम लोगों ने कंटेंट दिया होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो इसका एप्लीकेशन है आर्ट में, गेमिंग एंड फिल्म में, फैशन में।
सो बेसिकली आप इनको पढ़ करके देख सकते हैं और आप एग्ज़ाम में इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट जनरेशन के बारे में। सो बेसिकली टेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, हम लोग कोई भी जैसे टॉपिक देते हैं, हम लोग जैसे आजकल चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज़ करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर कोई सा भी टॉपिक प्रोवाइड करते हैं तो उसके टॉपिक पर वो कुछ ना कुछ कंटेंट जनरेट करता है। सो क्रिएट टेक्स्ट यूजिंग कंप्यूटर लर्निंग, इसी को हम लोग टेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। ये किस तरह से वर्क करता है, प्रिडिक्ट नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल। तो ये नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना, यही इसका मेन एम होता है। मॉडल यूज कौन कौन से मॉडल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, आरएनएन, एलएसटीएम। एलएसटीएम क्या होता है, बेसिकली एलएसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग आगे अभी आज पढ़ने वाले हैं। और इसका एग्जांपल है प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। सो टेक्स्ट जनरेशन का एक एग्जांपल है कि हम लोग कोई सा भी सेंटेंस प्रोवाइड कर देते हैं मशीन लर्निंग मॉडल को, और उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो कंप्लीट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग टेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, सो चैट बोर्ड्स में, क्रिएटिव राइटिंग एंड कोड जनरेशन। और वो इस सेकंड टॉपिक है सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी अगर पर्सन है तो उसकी इमेज को देख करके बताना कि वो पॉजिटिव मूड में है या फिर नेगेटिव मूड में। सो अंडरस्टैंडिंग द इमोशन इन टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड सेंटिमेंटल एनालिसिस। किस तरह से काम करती है, कंप्यूटर रीड टेक्स्ट क्लासिफाइज सेंटीमेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट की बात की गई है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट पर नहीं, इमेजेस पर भी सेंटिमेंटल एनालिसिस यूज़ की जाती है। कौन कौन से मॉडल हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, सो बेसिकली जब भी हम लोग टेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आरएनएन का यूज़ होगा, और जब भी हम लोग सेंटीमेंटल एनालिसिस में जैसे कि इमेजेस का भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग सीएनएन का यूज़ करेंगे। आरएनएन और सीएनएन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, डिसाइडिंग सेंटीमेंट इन अ मूवी रिव्यू, और एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अप्लाइड इन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करें टेक्स्ट जनरेशन विद पाइटॉर्च। सो पाइटॉर्च की हेल्प से हम लोग किस तरह से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है क्रिएट ए सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। सो यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा, इन सबको मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं लाइन बाय लाइन रीड करता जाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। यूज पाइटॉर्च टू बिल्ड मॉडल दैट प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड और सीक्वेंस ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो हम लोगों ने समझा है कि टेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करना। सो पाइटॉर्च की हेल्प से हम लोग एक सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट है यूटिलाइज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर हम लोग आरएनएन को भी यूटिलाइज करेंगे। लिवरेज पाइटॉर्च nn.rn to capture sequential dependencies in text vital for generating coherent sequences. Next है apply embedding layers for word. So use PyTorch NN embedding to convert. So basically यहाँ पर NN जो है वो PyTorch के लिए ही लाइब्रेरी है, nn.rnn, nn.embedding. So to convert a word into meaningful vector representation, improving the model understanding the semantic relationship. Next है implement teacher forcing ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेन द मॉडल यूजिंग टीचर फोर्सिंग। सो टीचर फोर्सिंग एक यहाँ पर टेक्निक होती है, प्रोवाइडिंग इट विद एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टू इन्हांस लर्निंग स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है एक्सप्लोर सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉर इंटरफेस। ड्यूरिंग टेक्स्ट जनरेशन एम्प्लॉय पाइटॉर्च सैम्पल टेक्निक्स सच एज ग्रेडी डिकोडिंग और बीम सर्च टू चूज द नेक्स्ट वर्ड बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल एनालिसिस विद पाइटॉर्च। सो सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग करेंगे इंटीग्रेट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी को इंटीग्रेट करेंगे। लिवरेज पाइटॉर्च एंड एनएलपी लाइब्रेरीज लाइक टॉर्च टेक्स्ट एंड प्री प्रोसेस टेक्स्ट इफिशिएंटली, हैंडलिंग टास्क लाइक टोकनाइजेशन एंड वोकेबलरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है यूज एम्बेडेड लेयर फॉर सेंटिमेंटल एनालिसिस। सो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी एम्बेडेड लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं, उनकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो भी आगे प्रोसेस होती है वो परफॉर्म कर पाते हैं। एम्प्लॉय पाइटॉर्च एम्बेडिंग लेयर टू ट्रांसफॉर्म वर्ड इनटू वेक्टर, ए की स्टेप इन बिल्डिंग मॉडल दैट अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट टेक्सुअल कंस्ट्रक्ट। Design flexible model architecture. Take advantage of PyTorch flexibility to design sentimental analysis model, considering the use of convolutional network, neural network for feature and long-term memory network for context. So basically हम लोग यहाँ पर CNN और LSTM की हेल्प से हमारे मॉडल आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं। अप्लाई क्रॉस एंट्रोपी लॉस फॉर क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पर हम लोग लॉस फंक्शन को क्रॉस एंट्रोपी लॉस यानी कि ये भी एक मेजर है होता है हमारा सेंटिमेंटल क्लासिफिकेशन के लिए। सो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक्सप्लोर ट्रांसफर लर्निंग विद प्री ट्रेंड मॉडल। यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर लर्निंग को यूज़ करेंगे, यानी कि बूस्ट सेंटिमेंटल एनालिसिस मॉडल फॉर बाय इंटीग्रेटिंग प्री ट्रेंड मॉडल लाइक बर्ड इनटू PyTorch, leveraging learned feature for improved performance on sentiment task. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में। सो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं उनका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। सो वही होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। सो बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियली उन न्यूरॉन्स को डिज़ाइन करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इमेजिन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट मिमिक्स द ब्रेन। सो हम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करे और सोचे समझे और आउटपुट जनरेट करे।
कंसिस्टिंग द इंटरकनेक्टेड नोड्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर। सो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं जो कि लेयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। दिस लेयर वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डेटा एंड मेक डिसीजन। यही नोड्स जो होती है वो हमारे डिसीजन को बनाने में और डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शनैलिटी के बारे में। सो कनेक्शन बिटवीन नोड्स हैव वेट दैट एडजस्ट बेस्ड ऑन एग्जांपल अलाउइंग द नेटवर्क टू लर्न पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन डेटा। तो यहाँ पर जो नोड्स होती है उनके कुछ एसोसिएट वेट्स भी होते हैं। सो उसकी हेल्प से यहाँ पर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है न्यूरल नेटवर्क की। न्यूरल नेटवर्क आर एम्प्लॉयड इन टास्क सच एज इमेज रिकॉग्नाइजेशन, प्रिडिक्शन, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न। नेक्स्ट है ANN। सो बेसिकली ANN जो होता है वो होता है हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर इंटरकनेक्टेड जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। उसी की तरह से हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं ANN। सो जनरल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ANN का। एन ANN सर्व एज अ जनरल टर्म फॉर बेसिक न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफन यूज्ड इन इंटरचेंजेबली विद द टर्म न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क्स के जो सिस्टम न्यूरल नेटवर्क्स का जो सिस्टम है उसी को आर्टिफिशियल डिज़ाइन करना ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। फंक्शनल एस्पेक्ट कंप्राइजिंग input hidden and output layer and process information by adjusting connection weight to learn from data। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इनपुट हिडन और आउटपुट लेयर, तीन लेयर होती है, उन्हीं की हेल्प से फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की जाती है। वर्सेटाइल यूज ANN आर वर्सेटाइल इन एप्लीकेशन इन वेरियस टास्क इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। सो क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन इनके बारे में हमने बात की थी, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग की टेक्निक्स होती है। सो उनमें हम लोग ANN का यूज़ कर सकते हैं और पैटर्न रिकॉग्निशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में जो कि है CNN। सो CNN बेसिकली क्या होता है, ये हमारी आंखों की तरह होता है। सो हम लोग यहाँ पर ये भी एक न्यूरल नेटवर्क का टाइप होता है। सो न्यूरल नेटवर्क हम लोगों ने जैसे बात की कि इंसानी दिमाग के में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, उसी की तरफ से हम लोग आर्टिफिशियली उस न्यूरल नेटवर्क को बनाना चाहते हैं। सो CNN भी एक न्यूरल नेटवर्क का ही एक टाइप होता है, जहाँ पर हम लोगों का मेन फोकस होता है इंटरप्रेटिंग विजुअल डेटा, यानी कि कुछ इमेजेस, वीडियोस, इनको इंटरप्रेट करने के लिए जो न्यूरॉन वाला जो हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट है ऑपरेशनल मैकेनिज्म। सो इट यूटिलाइजेस फिल्टर टू स्कैन एंड आइडेंटिफाई पैटर्न विद इन एन इमेज। सो ये एक स्कैन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है हमारी। बेसिकली स्कैन क्या होता है, हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को जिस तरह से स्कैन करते हैं, जैसे कि PDF बनाना हो तो हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं, हम लोग स्कैन करते हैं। सो वही मैकेनिज्म ये अप्लाई यूज़ करता है विद इन एन इमेज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स लाइक एजेस, टेक्सचर एंड शेप्स। कॉमनली यूज़ कहाँ पर होता है, CNN को हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड फेशियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNN के बारे में। सो बेसिकली जिस तरह से CNN हमारी विजुअल इंटरप्रिटेशन करता था, यानी कि इमेजेस को ये साथ डील करता था, उसी टाइप से RNN हमारा टेक्स्ट के साथ में डील करता है। तो RNN इज अकाइंड टू न्यूरल नेटवर्क विद मेमोरी अलाउिंग टू रिटेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। हम लोगों ने यहाँ पर पिछले अभी बात की थी कि जिस तरह से टेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग RNN का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली एक मेमोरी को अपने पास में रखता है, जिसके हेल्प से ये प्रीवियस एग्जाम्पल को देख करके नेक्स्ट स्टेप को प्रोवाइड करता है। सो प्रीवियस स्टेप की हेल्प से ये आगे वाले करेंट इनपुट को अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑपरेशनल एस्पेक्ट की। सो इट इनकॉर्पोरेट्स लूप फॉर इन्फॉर्मेशन परसिस्टेंट मेकिंग इट सुटेबल फॉर टास्क इन्वॉल्विंग सीक्वेंसेस सच एज टेक्स्ट और टाइम सीरीज डेटा। सो इसका बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट जनरेशन एंड टाइम सीरीज डेटा में। कॉमनली एप्लीकेशंस कहाँ पर होती है RNN की। सो RNN इज यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड टास्क डीलिंग विद सिक्वेंशियल डेटा। नेक्स्ट हम लोग ANN, CNN और RNN में डिफरेंस देखते हैं। इसके हेल्प से हमें ANN, CNN और RNN काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें, ANN इज कंसिडर्ड टू बी लेस पावरफुल देन CNN एंड RNN। तो ANN जो होता है वो कंपेरेटिवली लेस पावरफुल माना जाता है CNN और RNN की कंपेरिजन में। और CNN इज कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल देन ANN एंड RNN। और CNN यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा पावरफुल होता है ANN और RNN में। RNN इज इंक्लूड लेस फीचर कॉम्पेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू CNN से कम कॉम्पेबिलिटी होती है। एप्लीकेशन की बात करें, फेशियल रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन ANN के एप्लीकेशन से, CNN के फेशियल रिकॉग्निशन, टेक्स्ट डिजिटलाइजेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड RNN के हमारे एप्लीकेशन होते हैं टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन। Advantages of ANN include having fault tolerance, ability to work with incomplete knowledge। CNN का मेन एडवांटेज होता है हाई एक्यूरेसी इन इमेज रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम, वेट शेयरिंग। RNN का मेन एडवांटेज है रिमेंबर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन। इसके मेन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हार्डवेयर डिपेंडेंसी यहाँ पर ANN में ज़्यादा होती है, अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर ऑफ नेटवर्क। CNN में लार्ज ट्रेनिंग डेटा नीडेड, डोंट एनकोड द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। RNN में ग्रेडियंट वेनिशिंग एंड एक्सप्लोइडिंग ग्रेडियंट। सो बेसिकली ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें न्यूरल नेटवर्क फॉर ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन यानी कि क्या होता है कि कोई सा भी जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई फ्रूट है, तो उसके वो कौन सा फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, कोई कार है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, वही होता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। तो इसको हम लोग न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से किस तरह से कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर CNN को यूज़ करेंगे टू विजुअल इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम लोग देख करके जो इंटरप्रेट कर पाएंगे वो CNN की हेल्प से कर पाएंगे। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर कॉमनली यूज फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन टास्क। CNN कंसिस्ट ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर्स। CNN यहाँ पर कन्वोल्यूशनल लेयर्स को कंसिस्ट करता है, जो कि हिरार्कीज, इमेजेस की हिरार्कीज से लर्न करता है। इंप्रूविंग एक्यूरेसी विद CNN, फाइन ट्यूनिंग ए प्री ट्रेंड CNN on a specific dataset can enhance recognition accuracy. Techniques like transfer learning leverage knowledge gained from one task to improve performance on another. Next is uses of pre-trained model. Utilize pre-trained models like ResNet, VGG available in popular deep learning libraries. Fine-tune these models for specific recognition tasks. नेक्स्ट है टाइम सीरीज। सो टाइम सीरीज बेसिकली रेफर करता है कि कोई सा भी जैसे काम है, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में हम उसके बारे में एक इंडेक्स या फिर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालें। यानी कि जैसे कल जो ह्यूमिडिटी थी उसकी हम लोग रेंज निकालें, आज जो ह्यूमिडिटी है उसकी, और कल क्या होगी उससे फिर हम लोग प्रेडिक्ट करें, तो उससे हम लोग बोलेंगे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज रेफर टू कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट इंडेक्स्ड और ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली। सो यहाँ पर हम लोगों को डेटा पॉइंट्स मिलते हैं टाइम सीरीज के अंदर, उन्हीं टाइम सीरीज के डेटा पॉइंट्स को हम लोग जोड़ करके टाइम सीरीज फोरकास्टिंग करते हैं, जिस तरह से हम लोग रिग्रेशन में करते थे। दिस डेटा पॉइंट्स आर टिपिकली रिकॉर्डेड एट रेगुलर इंटरवल, फॉर्मिंग ए सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट हाउ ए पर्टिकुलर फिनोमिना और वेरिएबल चेंजेस ओवर टाइम। टाइम सीरीज डेटा इज प्रिवेलेंट इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड मेट्रोलॉजी एंड मोर। सो यहाँ पर जैसे कि फाइनेंस में हो गया, हमारा स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमिक्स, मेट्रोलॉजी, इन सब में टाइम सीरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टॉक प्राइस, टेम्परेचर रीडिंग एंड सेल्स फिगर। सो इन सब में टाइम सीरीज का यूज़ होता है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या होती है? टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग वैल्यूज। तो बेसिकली यहाँ पर हम टाइम सीरीज की हेल्प से जो प्रेडिक्शन करते हैं उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है उसी टाइप से टाइम सीरीज फोरकास्टिंग भी होती है। Predicting future values based on historical observation in a time ordered data set, it involve using मैथमेटिकल मॉडल्स। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर डेटा पॉइंट। वेरियस टेक्निक्स सच एज एरिमा, जो कि होती है ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, ये एक मेथड होती है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड मशीन लर्निंग मॉडल लाइक न्यूरल नेटवर्क आर कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है दिस प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशंस लाइक फाइनेंशियल मार्केट प्रेडिक्शन, डिमांड फोरकास्टिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट हम बात करें कैटेगरीज क्या क्या होती है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की। सो फर्स्ट होती है यूनिवेरिएट टाइम सीरीज। सो यूनिवेरिएट में क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर हम लोग पास्ट ऑब्जर्वेशन में जो भी हुआ है उसको हम लोग डेटा पॉइंट्स बना करके उन्हें पॉइंट करते हैं, और उसी की हेल्प से हम लोग एक वन वेरिएबल को ओवर द टाइम हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट। नेक्स्ट है मल्टीवेरिएट। यहाँ पर वेरिएट का मीनिंग बेसिकली वेरिएबल से है। सो यूनिवेरिएट में जिस तरह से सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यूज for multiple interdependent variables simultaneously. The prediction considered the historical value of multiple variable. Next है multi-step time series forecasting. Involve predicting not just a single value but a sequence of future values over multiple time steps. So basically अगर हम लोग बोले कि कल वेदर कैसा रहेगा, तो उसकी हम लोग जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग कर रहे हैं वो सिंगल स्टेप होगी, लेकिन हम लोग आगे कई दिनों की अगर फोरकास्टिंग करते हैं तो वो मल्टी स्टेप टाइम फोरकास्टिंग होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, बेसिकली जिस तरह से आरएनएन में कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर रहता है, जैसे वो प्रीवियस स्टेप को देख करके आने वाली स्टेप के बारे में आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली वो एक शॉर्ट मेमोरी होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये जो डेटा है वो हमारी न्यूरल नेटवर्क की मेमोरी में काफ़ी टाइम तक रहे, तो उसके लिए हम लोग LSTM का यूज़ करते हैं, जो कि है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो इसके बारे में हम बात करें एक्सटेंडेड आरएनएन, ये क्या है, एक आरएनएन का एक्सटेंडेड वर्जन है। एलएसटीएम नेटवर्क आर लाइक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आरएनएन डिजाइन टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। नेक्स्ट है हैंडलिंग लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज। एलएसटीएम कैन स्टोर एंड रिट्रीव information for longer period around, allowing better handling of long term dependencies. Next है controlled memory. LSTM have a mechanism of control what information to keep and what to forget, providing more precision. So यहाँ पर हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है, कीप करनी है, या फिर किस चीज़ को भुलाना है, वो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेसिंग ग्रेडियंट बोosting। LSTM एड्रेस द एक्सप्लॉइट एंड वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू, इंश्योरिंग स्टेबल एंड इफेक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग ट्रैकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं LSTM रिमूव द लिमिटेशंस ऑफ आरएनएन। क्या क्या लिमिटेशंस आरएनएन की LSTM रिमूव करता है? फर्स्ट है मेमोरी लॉस, जो वहाँ पर फटाक से जैसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते थे तो हमारी प्रीवियस स्टेप जो थी, मतलब लास्ट सेकंड प्रीवियस जो स्टेप होगी वो हमारी छूट जाती है, तो यहाँ पर वो जो मेमोरी लॉस था उसको हम लोग यहाँ पर रिमूव करते हैं LSTM की हेल्प से।
नेक्स्ट है लैक ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता था कि हमें किस मेमोरी को रखना है और किस मेमोरी को फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर हमारे पास में एक कंट्रोल होता है मेमोरी के ऊपर। नेक्स्ट है ग्रेडियंट इशू, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आरएनएन फेस प्रॉब्लम विद आइदर एक्सप्लोडिंग, गेटिंग टू बिग और वेनिशिंग बिकम टू स्मॉल ग्रेडियंट विच अफेक्ट लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूरॉन एलएसटीएम नेटवर्क है मेमोरी ब्लॉक कंटेंट थ्रू लेयर्स, ए ब्लॉक हैज कंपोनेंट that make it smarter than the classic neuron and memory of for recent sequence। so LSTM में बेसिकली क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, ना कि क्लासिकल न्यूरॉन्स होते हैं। सो बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स जो होते हैं वो लेयर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं। ए ब्लॉक कंटेंट गेट्स दैट मैनेजेस द ब्लॉक स्टेट एंड आउटपुट। सो यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं उनमें गेट्स होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर तीन टाइप के गेट्स बताए हैं, फॉरगेट गेट्स, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। फॉरगेट गेट कंडीशनली डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन टू थ्रो अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से कौन सी इन्फॉर्मेशन क्या बाहर जानी चाहिए यानी कि फॉरगेट हो जानी चाहिए, वो डिसाइड करता है फॉरगेट गेट। इनपुट गेट डिसाइड कंडीशनली डिसाइड विच वैल्यू फ्रॉम द इनपुट टू अपडेट द मेमोरी स्टेट, कौन सी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए हमारी इनपुट मेमोरी में, उसको हम इनपुट गेट डिसाइड करता है। आउटपुट गेट कंडीशनली डिसाइड व्हाट टू आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड द मेमोरी ऑफ द ब्लॉक। सो क्या आउटपुट देना है ये हमारा आउटपुट गेट डिसाइड करता है। सो इस वीडियो में इतना ही।